अच्छा, अमिताभ सर, आपको क्या लगता है अभी भाई महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, हरियाणा की तरह ही कुछ अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं, आपको क्या लगता है इस जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत जो है वो ऐसी जीत है वाकई में, जिसके बारे में जैसे आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, खुद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी जीत होगी। तो अपने आप में ये जो अप्रत्याशित जीत है उसको लेकर के कोई फौरी आकलन कर पाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिए अब वहां पर जो एक तरीके से, जैसे आपने झारखंड के लिए कहा ना कि सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, बिल्कुल वैसा ही हाल जो है सुपड़ा साफ हो गया है एमबीए का वहां पर महाराष्ट्र में। तो वो जो स्थिति है उसको देख, उसके लिए हम ये कह सकते हैं, हमको लगता क्या है कि जो नैरेटिव लोकसभा चुनावों में कुछ महीनों पहले ही हमने देखा कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी वहां 48 सीटों में से 33 सीटें जीत करके आई थी, यानी सबसे बड़ा गठबंधन, और कांग्रेस वहां जिस तरीके से एकदम शानदार प्रदर्शन करके उभरी थी, वो 4 महीनों के अंदर ही क्यों ऐसा एकदम नीचे आ गया, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विपक्ष के पूरे खेमे के लिए, राहुल गांधी के लिए, ये उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार के लिए सोचने की बात होगी कि क्या उनकी रणनीति में कमी रह गई। देखिए, ये तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं प्रज्ञा की महाराष्ट्र सरकार ने खजाने खोल दिए अपने, पैसा एकदम पानी की तरह बहा दिया, ये तो कोई भी सरकार करती, मतलब जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है ये बात सही है, वो करते हैं कि पैसा उनके पास है तो उन्होंने पैसा बहा दिया, जम करके पैसा लोगों को खिलाया गया। ऐसा ऐसा हमने खबरों में भी सुना था कि साहब 3400-3500 करोड़ रुपया आया है और वोट जो है खरीदे जा रहे हैं, 10-20 हजार रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं, लोगों को दावतें कराई जा रही हैं, लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, तमाम सारी बातें। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि आप देखिए कि जो ग्राउंड लेवल पर इस सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट किया, इस सरकार ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया इलेक्शन का, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं उनके फेवर में आया है। प्लस आपने लाड़की बहन योजना जो की, आप देखिए वो कहीं ना कहीं जो आपकी महिला वोटर है उनके साथ रेजोनेट करता है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, वो कैसे उन्होंने उस जो लाडली बहन योजना की वो, और इवन झारखंड में आप देखिए तो जो मैया सम्मान योजना है उसका असर कहीं ना कहीं हुआ है। तो ये जो स्कीम्स है जिनको हम लोग फ्रीबीज कहते हैं, या जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले तक रेवड़ी कहा करते थे, क्योंकि अब वो खुद रेवड़ी बांट रहे थे, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जनता के साथ में रेजोनेट कर रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, यानी हमको माने जो लोग भी इन चुनावों को गंभीरता से एनालाइज करते हैं, प्लस जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली जनता के साथ में क्या चीजें हैं जो रेजोनेट कर रही हैं। आप ये देखिए कि जो चीज मतलब बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल झारखंड में नहीं चल पाई, क्योंकि वहां हिमंत बिस्वा शर्मा का सारा जहरीला जो बयान था उसको जेएमएम और जेएमएम ने एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने जिस तरीके से चुनाव कैंपेन की है, वो कल्पना सोरेन इस पूरे इलेक्शन की एक खोज है। मैं मानता हूं कि इस पूरे प्रकरण में जब से हेमंत सोरेन को जेल हुई, जेल होने के बाद से जिस तरह से कल्पना सोरेन ने एक घरेलू महिला का चोला उतार करके जिस तरह से एक मतलब जुझारू कार्यकर्ता नेता का जो एक एकदम उनके अंदर कायाकल्प हुआ है, वो अपने आप में बहुत शानदार है। और यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वो कैसे एकदम से एक व्यक्ति को उसकी मेहनत के बूते पर और उसके दृढ़ संकल्प के बूते पर नेता बना देता है। इसकी एक मिसाल है कल्पना सोरेन, जो कि कुछ महीनों पहले तक घर की चारदीवारी में महदूद थी और अपने पति के लिए प्रेम से खाना बनाना, परिवार को देखना, अपने जो घर परिवार उसको समझना, लेकिन आज वो प्रदेश की एक बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है। वो इंडिया अलायंस की जब रैलियां होती थी उसमें जिस तरीके से वो जाती थी, हमने वो सब देखा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को संभाला, जिसका मतलब कुशलता के साथ में उन्होंने जो है वो अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में, राहुल गांधी से मिलना हो, सोनिया गांधी से मिलना हो, जिस तरह से वो निकली हैं, और वो कहीं ना कहीं वोटर के साथ रेजोनेट करता है। जो वहां का आदिवासी वोटर है, अल्टीमेटली उसने जो है ये समझ लिया कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का मतलब था कि वो जो हमारी एक आदिवासी अस्मिता है, उस आदिवासी अस्मिता पर चोट की बीजेपी की सरकार ने ईडी और सीबीआई के जरिए, और उस आदिवासी अस्मिता की चोट का जो है उसने ये जो है जवाब दिया है, जो हम आज देख रहे हैं नतीजे के तौर पर कि हाँ, वहां पर झारखंड में फिर से जो है वो इंडिया अलायंस की सरकार एक शानदार वापसी कर रही है, पहले से भी ज्यादा अच्छे मतलब मतों के साथ में। तो एक तो ये बात है, लेकिन वही चीज जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो हम ये देखते हैं, एक तो मैंने सुबह ही कहा था कि ये एक तरीके से प्रो इनकम्बेंसी वाला पूरा एक तीनों जगह अगर आप देखें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, प्रो इनकम्बेंसी वाला मामला है। लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी के साथ साथ में
बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट किया। और क्या इक्वेशंस कहाँ क्या चल सकती हैं, कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे कि ओबीसी को मराठा के साथ के आगे बढ़ा देना। मराठा वोटर जो है नाराज था बीजेपी से, तो मराठवाड़ा में बीजेपी को थोड़ी चोट लगी है, लेकिन हम्म। मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत अलायंस एनडीए कुछ दिखा पाया, बाकी जगह सब साफ हो गया है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाती है, कांग्रेस क्यों चूक जाती है, या कांग्रेस अलायंस क्यों चूक जाता है। राहुल गांधी और उनकी टीम को वायनाड में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। आप वायनाड में आप भी गए और अपने पूरा कुनबा भी ले गए, खड़गे भी जा रहे हैं तमाम। आप महाराष्ट्र में कैंप करते। आपके लिए हर चुनाव देखिए, पिछले 10 साल से प्रज्ञा हम लोग लगातार वैकल्पिक मीडिया पर ये चर्चाएं कर रहे हैं। हम्म। चुनाव दर चुनाव हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खूंखार तरीके से चुनाव लड़ती है। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करती है, वो पैसा झोंकती है, वो आपके लिए खिलाफ जहरीला प्रचार करती है, वो एकदम जमीन पर उतर करके लोगों को पैसा बांट सब कुछ करती है। वो जितने भी धतकर्म हो सकते हैं सब करती है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतने की उसकी एक जो भूख है वो उस भूख पर लगी रहती है और वो चुनाव जीत करके मानती है। कांग्रेस या उसके साथी दल जो है वो अगर उसका ईमानदारी से प्रतिकार करना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप ईमानदारी से प्रतिकार कर सकते हैं। जनता ने जो लोकसभा में आपको दिया था, अगर लोकसभा में जनता आपको स्वीकार कर सकती है तो आपको उसी लॉरल पर, यानी जो आपकी जो वहां पर जो जीत थी, उस जीत की कहना चाहिए खुशी में बैठ नहीं जाना चाहिए था ना। आपको उसको और कंपाउंड करना चाहिए था, आपको उसको और बढ़ाना चाहिए था। उस बढ़ाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी, खासतौर से महाराष्ट्र में या हरियाणा में या जहां कहीं भी जहां जहां चुनाव थे जहां आपको करना चाहिए था, वहां आपने नहीं किया। हम ये मान सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार की जेब में है। हम मान सकते हैं कि ईडी और सीबीआई उनकी एजेंसियां हैं, वो सब करते हैं। लेकिन जब ये हम जानते हैं कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, ये दिए और तूफान की लड़ाई है, तो फिर दिए को तो फिर मतलब हमें पूरी ताकत लगा के लड़ना पड़ेगा ना बिल्कुल प्रज्ञा। ठीक बात है। तो वो दिया जो तो ये नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमजोरी है कांग्रेस अलायंस की, कि वो जो है जिस दल के साथ लड़ना चाहिए, जो गांधी जी ने नारा दिया था ना, करो या मरो, तो करो या मरो कांग्रेस का, यानी जितना भी विपक्ष है उसकी जिंदगी का एक सूत्र होना चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में जब हम मान के चलते हैं कि साहब हद हो गई, हर बार चुनाव में हम कहते हैं अरे तो हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, ये हो रहा है। अब आप उस हद हो गई से गुजर जाने के लिए, हद से गुजर जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दमखम लगा के लड़ते हैं भाई। आप जहां भी चुनाव लड़ते हैं वो नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं। अमिताभ सर, ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे ये कहा जा रहा था, बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी यही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तो चल जाएगा लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो दूसरी चीज देखने को मिल रही है, हिंदू मुसलमान झारखंड की जनता ने तो नकार दिया, लेकिन क्या ये बटेंगे तो कटेंगे योगी को किनारे करने के बावजूद महाराष्ट्र में काम आ गया? देखिए, ये एनालिसिस कि बटेंगे तो कटेंगे की वजह से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये अभी शायद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है एनडीए की, वो बटेंगे तो कटेंगे की वजह से आई है। लेकिन हाँ, जरूर उस नारे ने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया होगा। और हम ये कह सकते हैं, आप चूंकि जीत गए हैं तो जीत के बाद बहुत सारी चीजें उसको मतलब जीत को रेशनलाइज करने के लिए या जीत को एनालाइज करने के लिए इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन मुद्दे की बात वो है जो मलिक साहब ने बात कही अभी, मलिक साहब ने बहुत गहरी और बड़ी गंभीर बातें कही हैं, बड़ी खूबसूरत बात भी कही है, जो उन्होंने मतलब गांधी का जिक्र किया, जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया, तमाम सारी बातें। देखिए क्या है कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है आज की, वो उन उन आदर्शवादी चीजों से बिल्कुल अलग जा चुकी है। वो आदर्श जिनके जिनके आधार पर जयप्रकाश नारायण ने अपना मूवमेंट खड़ा किया और लाखों लोग उनके पीछे आ गए, या गांधी की बातें सुन करके लोग उनके पीछे आ जाया करते थे। जयप्रकाश नारायण को तो आजादी के बाद हमने देखा इंदिरा गांधी के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने किया और कैसे उसमें जीत हासिल की। लेकिन उन्होंने अपने जीते जी ये भी देख लिया कि उन्हीं के चेले जो है कैसे उनकी बताई बातों से अलग हट गए, कैसे वो करप्ट हो गए, इसलिए वो अपने चेलों से उनका भी मोहभंग हो गया था, ठीक गांधी की तरह। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात यह है कि अंततः अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आप हैं, आपको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसा मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि टूल्स बदल गए, अब नया जमाना है और जमाने और उसके हिसाब से हथियार औजार बदल गए हैं। तो जो भी विपक्षी दल है उनको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर मान लीजिए चुनाव आयोग से आप नाराज हैं, आपको लगता है चुनाव आयोग गलत कर रहा है, ठीक है, आप उसके खिलाफ, तो आप उसके खिलाफ एक सस्टेन्ड कैंपेन कीजिए ना। आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गलत है, आपको लगता है हरियाणा में नतीजा जो है वो हथिया लिया गया है, आपको लगता है कि लूट हो गई है आपके वोट की, तो आपको उसके खिलाफ जो है कंटिन्यूअस
कैंपेन करना चाहिए। लोकसभा में ही जब कहा गया था, लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे, अखिलेश यादव है सर समाजवादी पार्टी से, जो ये बात कहते हैं कि अगर 80 की 80 सीटें भी मिल गई तो भी हम ईवीएम का सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी बात, बिल्कुल सही बात है और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कम से कम ये स्टैंड उन्होंने लिया सही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद ही ये कहा गया था कि भाई, जब इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया और उसमें कहा गया कि साहब 6% 7% वोट बढ़ा दिए गए थे, जब हम सबने देखा इस बात को और हम सबने कम से कम सोशल मीडिया पर और आपके जैसे मंचों पर इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया, तो सवाल ये होता है कि कांग्रेस ने उसको इशू क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने उसके खिलाफ जो है देशव्यापी कैंपेन क्यों नहीं की? कांग्रेस ने हरियाणा के मुद्दे पर कैंपेन क्यों नहीं किया? क्यों उसने सर झुका करके उस वर्डिक्ट को स्वीकार कर लिया और क्यों चुप बैठ गई? आप 4 दिन विरोध करेंगे, उसके बाद चुप बैठ जाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। फिर उसके बाद अचानक कोई इलेक्शन होगा, जैसे आज संजय राउत कह रहे थे कि नहीं साहब ये तो जनतंत्र की लूट है, ये वर्डिक्ट हमको एक्सेप्ट नहीं, गद्दारी को लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? सवाल ये है कि आप अगर उससे खफा है उस सिस्टम से, तो आप उसके खिलाफ जो है वो एकदम सड़क पर उतर करके क्यों कैंपेन नहीं कर रहे हैं? क्यों मतदाता को ये बात कन्वे नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? तो उसके लिए फिर 24 घंटे आपको लड़ना पड़ेगा ना। ये बार बार हम बात कहते हैं, हम यानी हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, उसके अलावा जितने भी साथी हमारे इस तरह के मंचों पर सक्रिय हैं, वो सारे लोग यही पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है लोकतंत्र को बचाने का मामला है, ये सिर्फ चुनाव लड़ने का मामला नहीं है। जब लोकतंत्र खतरे में है तो उसके लिए फिर करो या मरो वाला सिस्टम ही होना चाहिए, जो गांधी ने कहा था, करो या मरो। तो आपको 24 घंटे 24/7 365 डेज आपको करना है काम। ये नहीं हो सकता कि आपने लोकसभा में चुनाव जीत लिया, आपने कह दिया कि संविधान खतरे में है, आपको वोट मिल गया, उसके बाद आप खुश हो गए, आपने कहा कि हमने बीजेपी को 400 पार नहीं करने दिया, हमने 240 पर समेट के रख दिया, उतने से आप खुश हो गए और फिर देश भर में आप वही नैरेटिव सोचते रहते कि आप वही नैरेटिव चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चुनाव दर चुनाव आज की तारीख में लोग नैरेटिव बदलते हैं और जो जैसा कि बात हमने ये भी देखी कि हाँ साहब, मतदाता जो है लाडली बहन हो, चाहे वो लाड़की बहन हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, जब मतदाता को पैसा मिल रहा है, वो पैसे का भी कहीं ना कहीं रोल आता है, कहाँ उसको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं मतदाता भी उसकी साइकोलॉजी भी चेंज हो गई है। तो आपको अगर उसको जागृत करना है, जागरूक करना है, तो वो जागरूकता का काम जो है सिर्फ वैकल्पिक मीडिया का नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ आपका काम नहीं है, या मलिक साहब का, या मेरा, या तो फिर पुष्पेंद्र भाई का, या हम जैसे और तमाम लोगों का काम नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जमीन पर उतर करके, अंततः तो ये उनका काम है कि वो इसको 24 घंटे के एक मिशन की तरह लें। वो एक मिशन की तरह लें कि जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो कुछ तो लड़ती है और कुछ उसके बाद फिर बैठ जाती है। अगर राहुल गांधी भारत की जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो राहुल गांधी की जो स्टेट यूनिट थी उनकी पार्टी की, उन्होंने क्या किया उन स्टेट्स में जहां से वो भारत जोड़ो यात्रा करके निकले, या बाहर जिन जिन जगहों से बाद में दूसरा राउंड जो उन्होंने यात्रा की, अगर आप उसका फॉलोअप नहीं करते हैं, अगर आप उसके लिए 24 घंटे नहीं अपने आप को झोंक रहे हैं, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत खूंखार तरीके से चुनाव लड़ती है, हमने देख लिया। हम सब लोग यहाँ पर बार बार वही बात कहते हैं कि वो जो है वो एक एक वोट के लिए सारे जुगत बढ़ाती है, सब कुछ करती है। वो आपको आपस में लड़ाएगी, जहर फैलाएगी, पैसा फेंकेगी, वो मीडिया को खरीद लेगी, वो हर चीज करेगी, सब कुछ खरीद लेगी। लेकिन आप जो उसके मतलब खिलाफ है, मुखालिफ है उसके, अगर आप, तो आपको मालूम है कि अगर आपको सच की लड़ाई लड़नी है और सच के औजार से लड़नी है, तो उसके लिए तो फिर आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा ना। फिर वो महात्मा गांधी का रास्ता जो है वो उससे जीत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए महात्मा गांधी की तरह आपको बस तमाम जाने कितनी यात्राएं करनी पड़ेगी, जाने क्या कुछ करना पड़ेगा, अपने सब कुछ त्याग करके आपको बैठना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक चुनाव जीत जाए उसके बाद आप खुशफहमी पालने के लिए साहब अब तो हमने हरा दिया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, हम सीटों पर हमने उनकी संख्या, और अब संविधान के मुद्दे पर फिर से चुनाव लड़ लिया जाए और संविधान के नाम पर संविधान का मुद्दा एक बार चल गया तो ये मत समझ लीजिए कि संविधान का मुद्दा ही बार बार चलेगा। आपको नए नए इश्यूज देखने पड़ेंगे, किस एरिया में, किस इलाके में, किस स्टेट में किस इलाके में क्या इशू चल रहा है, और आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आपने कांग्रेस ने देखिए भाई, मैं मानता हूं कांग्रेस को जब ये 1500 रुपया दे रहे थे लाड़की बहन योजना में, तो खड़गे साहब को 3000 रुपया का अनाउंसमेंट करने में देर लग गई। आपने उसका काउंट, क्योंकि पहले तो आपके नेता कह रहे थे साहब इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, ये योजना नहीं चल सकती वगैरह वगैरह। तो आपकी अपनी पार्टी में आपकी सोच साफ नहीं है, आप क्विक रिएक्शन नहीं है आपका। तो ये बहुत सारी बातें हैं प्रज्ञा, जो चुनाव, आज का चुनाव जो है, आज का चुनाव प्रबंधन जो है वो बहुत अलग तरीके का चुनाव प्रबंधन है। ये जेपी और गांधी के दौर का चुनाव नहीं है, और ना उस तरह के लोग बचे, ना उस तरह की जनता है, ना उस तरह के नेता है, उस तरह का मीडिया भी नहीं है। तो जब सब कुछ वैसा नहीं है तो आपको नए हथियार लेने ही पड़ेंगे, और नहीं लेंगे तो आप ऐसा ही ह्यूमिलिएशन झेलेंगे बार बार। मेरा कहना है कि ये जैसे झारखंड की जीत जो है उसमें कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि वहां कांग्रेस की जीती है, वहां पे जो कुछ भी हुआ हेमंत सोरेन की और कल्पना सोरेन की नीतियां हैं।
वहां कांग्रेस सेकेंडरी रोल में थी, लेकिन महाराष्ट्र का झटका जो है वो बड़ा झटका है, और वो बड़ा सर झटका तो क्या अमिताभ सर ये बात कही जा सकती है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी मोदी शाह की जोड़ी पर भारी पड़ गई? चुनाव के लिहाज से बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल भारी पड़ी। जो उनका मैनेजमेंट था भाई, जिस तरीके से हम सब यहाँ कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा तक जिस जोड़ी आपने को भेजा, आपने बाबूलाल मरांडी बंटी बबली की जोड़ी कह रहे थे। बंटी बबली की जोड़ी कह रहे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी देखिए कहाँ आज की तारीख में, आप देखिए बाबूलाल मरांडी कहाँ है, और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कहाँ है। तो वो जो चीज थी, आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, आपने आपने उनका घर तोड़ने की कोशिश की, आपने परिवार में फूट की, आपने उनके आदमी को अपने साथ ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंततः वो अपने जुझारूपन से ही जीते ना। तो जुझारूपन बाकी जगहों पर भी जब तक विपक्ष की पार्टियां नहीं दिखाएंगी, तब तक आप नहीं। जब अखिलेश यादव ने लोकसभा में बिल्कुल ठीक जुझारूपन बात है, दिखाया था, कोई लक्ष्य आपसे तो बड़ा नहीं जुझारूपन हारा, वही है जो लड़ा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ सर। करेक्ट।